हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है योजनाओं के बारे में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में जो है अच्छे तरीके से कवर किया गया था। जो फ्रेंड्स नए हैं वो क्लास ज़रूर देखें और कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे खंडों में अपने नोट्स बनाइएगा, छोटे छोटे पार्ट में कर करके जो है, और रिवीजन कीजिएगा। इकोनॉमिक्स हुआ, एक्सटेंशन हुआ, वहाँ भी योजनाएं हैं, यहाँ भी हैं, तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और आज की क्लास अब अपन को जो है दो टॉपिक को कवर करना है। कृषि विपणन को कवर करना है, और जो है आर्थिक सुधार जो सिद्धांत, जो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं, उन उपयोगिता के बारे में हम लोग कवर करने वाले। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखने के उद्देश्य से। और एक और टॉपिक है आपका देखेंगे बीच में, जिन्नों से संबंधित। जिन्नों में कितना परसेंट आयात हुआ, किसमें आयात कितना परसेंट किसमें हुआ, कितना निर्यात कितना हुआ, किस फसल का कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ, ये जिन्नों में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के क्लास बने रहिएगा। क्लास में कोई सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर दें, और आइए शुरू करते हैं। उसके पहले तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। इच्छा क्या है, तो लाइक करने में क्या जाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जब बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जब बात करेंगे, पहला पॉइंट क्या आता है, कृषि विपणन, एक मार्क। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1937 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक मार्क की स्थापना कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। पहला प्रश्न आता है। यह चिन्ह कृषि उत्पादन की शुद्धता और गुणवत्ता को दर्शाता है। एक मार्क किसको दर्शाता है, कृषि की शुद्धता और गुणवत्ता को दर्शाता है। यह लेबल केंद्रित कृषि उत्पादक ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सहकारी विपणन की जब बात करेंगे, कृषि उत्पादकों की विपणन प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा करने और किसानों को मध्यस्थों के बीच जो है धोखा से बचाकर उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने हेतु यह जो है समिति बहुत सहायक है। ये चीजें था। इसके साथ जो है यह समिति उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कृषि विपणन आदि अन्य अनिवार्य वस्तुएं ठीक है, उपलब्ध कराती थी। अब हम बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। उद्देश्य में देखेंगे, स्थापना तो याद रखिएगा। उद्देश्य में क्या करते हैं, कृषि उत्पादकों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ जो है पहुंचाना है। और दूसरा उद्देश्य में देखें, कृषि बागवानी और वन उपजों का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कृषि मशीनरी का वितरण कराना और किसानों को आवश्यकता आदान प्रदान करना, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि प्रदान करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स, सारी चीजें पढ़ लीजिए। जो फ्रेंड्स पीडीएफ चाहते हैं तो पेड पीडीएफ दिया जाता है आपका 8840232453 पर। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
या अपने हाथों से लिखना चाहते हैं तो उनसे बेहतर है अपने हाथों से लिखें। सिलेक्शन में बहुत भागीदारी होगी आपके अपने हाथों से अगर लिखते हैं। ये सब हो गया है ए, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गया था? नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इसका 1958 को किया गया था। और इसका क्या था, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1987 को किया गया था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। 1987 को किया गया था। उद्देश्य क्या था? जनजाति लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने हेतु इसका जो स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करेंगे, हेडक्वार्टर की बात करेंगे, नई दिल्ली में है। विस्तारित क्या है? 19 अप्रैल 1988 से कार्यरत है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें देखिए जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, सरकारी खरीद है तो ट्राइफेड भारतीय खाद्यान्न निगम के एजेंट द्वारा मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों को खरीद में कृषि और सहकारिता विभाग के एजेंटों के लिए के रूप में काम करता था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब हम कृषि बाजारों की विशेषताओं में देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं रही हैं इसको देखेंगे, ठीक है। अधिक से निर्मित माल की तुलना में की गई उत्पादक भारी भरकम होते हैं। इसके लिए भंडारण और परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो भारी और विशिष्ट किस्म के होते हैं और भारी लागत भी आती है। फार्म उत्पादन वस्तुनिष्ठ स्वरूप से के होते हैं, जबकि इनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष भर रहती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये चीजें हैं इसी तरीके से, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कृषि विपणन में के लिए सुधार, क्या क्या सुधार किए गए हैं? सुधार के उपाय क्या हैं? नियमित मंडियों की स्थापना करना, एक ही राष्ट्रीय बाजार पर का विकास करना, कृषि उत्पादकों का श्रेणी विभाजन एवं मानवीकरण करना, किसानों को बाजार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना, यातायात सुविधाओं का विकास करना, ठीक है। ये जो है कृषि विपणन के में सुधार के उपाय थे। तो सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। अप्रैल 2017 में बात करेंगे। 2017 में कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने जो है नए आदर्श पीएमसी यानी एपीएमसी कानून की घोषणा की, जिसमें राज्य सरकार को छूट है कि वह उनमें अपनी आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकती है, ठीक है। मॉडल पीएमसी कानून के तहत निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी। उपभोक्ताओं के लिए अधिक जो होता है निर्माण करना संसाधनों का, ये सारी चीजें आते हैं। कृषि बाजार की बात करेंगे तो कृषि बाजार की जब बात हम करते हैं तो कृषि बाजार की बात करेंगे। भारत का कृषि व्यापार मौजूदा दौर में राज्यों के जरिए लागू कृषि उत्पादन बाजार समिति APCMC 2003 के तहत संचालित होती है। इसमें क्या था? 2477 प्रमुख नियंत्रित कृषि बाजार और 4843 जो है उप बाजार क्षेत्र APMC के तहत भारत में संचालित होते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं प्रमुख मुद्दे की बात करेंगे। वह खरीदारों से बाजार शुल्क वसूलते हैं और दलालों से लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं, जो खरीदारों और किसानों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें आप इस तरीके मॉडल APMC मॉडल एक्ट, इसमें देखेंगे आप एक्ट
कृषि मंत्रालय ने आदर्श पीएमसी कानून 2003 को बनाया और राज्य सरकारों को अनुमति दी कि वह जो है अपने हिसाब से कानून में बदलाव कर सकता है। और आदर्श पीएमसी एपीएमसी कानून निम्न व्यवस्था देता है, जैसे किसान अपने कृषि उत्पादों को ठेके पर कृषि परियोजनाओं में जो है वो बेच सकता है। ठीक है, इस तरीके से बदलाव किए गए हैं, इसको आप इसी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये देखते हैं कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं उपयोगिता, प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या उपयोगिता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक देश को चाहे वह विकसित हो या अविकसित हो, कृषि से संबंधित कुछ भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य संस्था, इसका जो है विकास है। यह केवल इसलिए नहीं कि कृषि से जुड़े हुए व्यक्तियों को जीवन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल सके, अपितु जो है इसलिए कि क्योंकि यह एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के समुच्चयों को विकास का प्रारंभ कृषि विकास है। अब आते हैं, हम यहाँ देखते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, सुल्ज के अनुसार किसने दिया था? पारंपरिक कृषि का रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। ये प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, सिद्धांत जो है किसने दिया था? पारंपरिक कृषि का जो है रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। पहला प्रश्न यही बन जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? सुल्ज ने एक पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तन करने के सुझाव अपने किसमें दिया था? पुस्तक में दिया था। पुस्तक उनकी क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। कब दिया था? 1964 में दिए थे। ठीक है, सुल्ज के अनुसार यह एक पारंपरिक कृषि का एक लक्ष्य नहीं है, यह एक पिछड़ी हुई, श्रम प्रधान तथा बहुत कम उत्पादकता वाली क्या है? कृषि। किसने कहा था? सुल्ज ने कहा था। पारंपरिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। इनके अनुसार यह पारंपरिक कृषि प्रधान है। ठीक है, ये चीजें आप इनको यहाँ वास्तविक में इसका सब जो है बस यही देखना। पारंपरिक ट्रेडिशनल का सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। कब दिया था? उनकी पुस्तक याद रखना, 1964 में। ये द्वारा इसको आप देखेंगे, सुल्ज द्वारा दी गई पारंपरिक कृषि की परिभाषा। सुल्ज के द्वारा परिभाषा देखेंगे आप। सुल्ज के अनुसार जो है पारंपरिक कृषि एक आर्थिक धारणा है तथा यह आर्थिक दृष्टि से कृषि की एक विशेष परिस्थिति की ओर संकेत करती है। इसके अनुसार यह जो है संतुलन में आ जाती है। पारंपरिक कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको हम देखेंगे। तो सब मिला करके यही पूछेगा, पारंपरिक का सिद्धांत किसने दिया था? का सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। बस इतना याद रखना है। यहाँ से सुझाव आप देख सकते हैं। सुल्ज के अनुसार पारंपरिक कृषि के रूपांतरण में के लिए मूल समस्या निवेश एवं निवेश के लाभकारी अवसरों को क्या करना था? पैदा करना भी था। ठीक है, ये था। अब आते हैं यहाँ, यह तभी हो सकता है जब पारंपरिक कृषि में से प्राप्त होते हैं। अब मिलर के अनुसार, सुल्ज के अनुसार, सुल्ज ने कैसा सिद्धांत दिया? पारंपरिक का सिद्धांत दिया। किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलर ने क्या दिया था, मिलर ने। इनके द्वारा दिया गया कृषि के विकास का सिद्धांत, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ये पुस्तक है इनकी, इनके द्वारा 1966 में प्रकाशित
उनका कब 65 में, इनका कब 66। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? कृषि के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मूलर ने दिया था। मूलर ने अपने पुस्तक में एक पारंपरिक कृषि के रूपांतरण के लिए कई सुझाव दिए थे। ठीक है। मूलर के सिद्धांत के मुख्य अंशों का वर्णन निम्न है, जैसे कि कृषि के विकास के चरण। इनके अनुसार जो है विकास की दृष्टि से किसी भी अर्थव्यवस्था की कृषि नीचे दिए गए विकास के किसी एक धारणा में होगी। ठीक है। उनके द्वारा सिद्धांत दिया था कृषि, समझो कृषि के विकास का चरण दिया, किसने दिया? मूलर ने दिया। बस इतना याद रखना। यहाँ पारंपरिक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये दिया। इसके बाद टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील, ये भी दिया। अब देखिए सूर्य ने परंपरागत कृषि के सुझाव दिया आधुनिक कृषि में। मूलर ने भी ट्रेडिशनल आधुनिक किया कृषि में। तो तीनों का उद्देश्य क्या था? वो उसने भी अब आएंगे कृषि के लिए कृषि के विकास के बारे में बोरसप का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। मूलर ने विकास का सिद्धांत इनका, ये सब मिला जुला करके शुल्ज और मूलर और आपके जो है बोरसप क्या था? कि तीनों का उद्देश्य था कि आधुनिक कृषि में सुधार करना। ठीक है। बोरसप ने औद्योगिकी क्षेत्र में विकास के आरंभ होने से पहले की स्थिति में क्या है, जिस प्रकार जो होता है स्थिति में, जिस प्रकार कृषि का विकास हुआ है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट किए। तो यही देखिएगा कि तीनों ने कौन कौन सा नियम दिया था। शुल्ज ने पारंपरिक दिया था, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, और इन्होंने क्या कहा था? मूलर ने कृषि में विकास के लिए कहा था। तो शुल्ज ने भी इसी तरीके से दे दिया था। बोरसप थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास के। ठीक। कृषि के विकास निम्न चरण में होते हैं, इन्होंने कहा था। मुख्य चरण इस प्रकार है, इसको देखना है। ठीक है। वनों के कारण अपनी प्रतिभूमि का चरण, ठीक है, इस प्रकार है। झाड़ियां हो गया, प्रतिभूमि, वार्षिक फसलों और एक से अधिक फसलों वाला चरण। ठीक है। अब लाइवस्टीन का कौन सा नियम है? निर्णायक न्यूनतम का सिद्धांत, लाइवस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, किसने दिया था? लाइवस्टीन ने दिया था। लाइवस्टीन के अनुसार क्या था? यह एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? यह एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। आबादी का कुल बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम बहुत कम होती है। तो आप मिला जुला कर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, लाइवस्टीन के अनुसार कौन सा सिद्धांत दिया? एक अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। निर्णायक का न्यूनतम का सिद्धांत किसने दिया था? लाइवस्टीन ने दिया था। ठीक है। पहला कौन से व्यक्ति थे? शुल्ज ने। शुल्ज ने क्या दिया था? शुल्ज ने ये कहा था कि पारंपरिक कृषि का सिद्धांत किसने कहा था? शुल्ज ने। इसके बाद मूलर हमने देखा। मूलर ने क्या कहा? कृषि के विकास का सिद्धांत दिया मूलर। इसके बाद ठीक है उसको देखा। इसके बाद हम जो बोरसप को देखा। बोरसप ने क्या कहा? वही सिद्धांत दिया। इन्होंने भी आधुनिक कृषि पर बढ़ावा दिया, सुझाव दिया। अब आते हैं हमारे लाइवस्टीन साहब। इन्होंने क्या कहा? निर्णायक का सिद्धांत दिया, निर्णायक न्यूनतम का सिद्धांत दिया। तो सिद्धांत को याद रखिएगा, कौन सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है। ये चीजें बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब 5वें नंबर पे आते हैं लेफ्सन। लेफ्सन ने क्या कहा? लो लेवल इक्विलिब्रियम टाइप थ्योरी, यानी कि निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत नेल्सन ने दिया। ठीक है। 5वें वैज्ञानिक आपके आ जाते हैं नेल्सन। ठीक है। पहला देखिए, पहला आपका शुल्ज ने क्या कहा? शुल्ज साहब ने क्या कहा? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी पारंपरिक। शुल्ज के बाद मूलर ने हमने देखा। मूलर ने देखा, मूलर क्या बोले? मूलर साहब ये बोले कृषि विकास का सिद्धांत दिया, कृषि विकास का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद हमने किसको देखा? बोरसप को देखा। बोरसप को देखा, इन्होंने भी कृषि का सुझाव, इन्होंने सबका विकास था कि मतलब कृषि को विकास। ठीक है। बोरसप हो गया। इसके बाद हमने क्या इसको देखा? जो है
लेविस्टीन ने क्या कहा, पांचवें में क्या कहा इन्होंने, निर्णायक का सिद्धांत दिया। इसके बाद हम छात्र नेल्सन ने क्या कहा, निम्न स्तर का सिद्धांत दिया, यानी कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप थ्योरी दिया था। तो ये चीजें आपको ऐसे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। नेल्सन ने क्या कहा, ना से लो लेवल, इस तरीके से सिद्धांत दिया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये कि जो है नेल्सन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, ये चीज ध्यान रखना है। इन्होंने कहा सिद्धांत में जीविका प्रदान करने वाली प्रति व्यक्ति आय सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम का बार हवाला दिया। ठीक है, क्योंकि एक अविकसित जो है अर्थव्यवस्था गतिशील अर्थव्यवस्था होती है, इसीलिए नेल्सन के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन आउटपुट स्थिर रहता है इनके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुझाव उन्होंने जो दिया है, तो सुझाव इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लेविस। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, लेविस का आर्थिक विकास का सिद्धांत, लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, लेविस ने दिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऐसे ध्यान रखिए। पूंजीवादी क्षेत्र कैपिटल सेक्टर और आजीविका प्रदान करने वाला क्षेत्र सक्सेस सेक्टर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अर्थव्यवस्था के सिद्धांत जैसे था। ठीक है, लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये वाकर ने दिया था। पूर्ण लाभ का सिद्धांत पूर्ण लाभ का एडम स्मिथ ने दिया। ये सिद्धांत आपको ऐसे याद रखना, देखो लाभ का ये वाकर ने दिया, पूर्ण लाभ का एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी पुस्तक है, 1775 में पुस्तक। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, हिक्स हेंसन ने दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, माल्थस ने दिया था। मुद्रास्फीति का सिद्धांत एपी लार्नर ने दिया था। इस तरीके से सिद्धांत हैं, आप इसे इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके जो है इकोनॉमिक्स। यहाँ तक बचे हुए कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि जिन्नों से संबंधित जो बचा हुआ एक टॉपिक है, एक टॉपिक जिन्नों से संबंधित और दूसरा टॉपिक बचा हुआ है स्टैटिक्स का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स। दो के सिद्धांत बचे हुए हैं। आपने देखा 6-7 साइंटिस्ट के बारे में देखा है, तो सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हो, पहला जैसे आप देखिए कितने थे, हमने कितने को पढ़ा, मोटा मोटा थे 3-4। पहला आपको पढ़ा, आपको जो है पहला क्या पढ़ा, सुल्ज के अनुसार सुल्ज हो गए, सुल्ज ने पारंपरिक कहा, सुल्ज के बाद मुलर हो गए, मुलर के बाद हो गए बोरसअप हो गए, लेविस्टीन हो गए। ठीक है, निर्णायक का सिद्धांत दिया। इसको ऐसे ऐसे करके जब ध्यान देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।